नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दे रखा है लेट टी वी एन एफ से वी एम एफ एंड बी इज इक्वल्स टू x1 x2 xn, ये बेसिस है इस वेक्टर स्पेस की, और बी प्राइम इज इक्वल्स टू y1 y2 ym, ये बेसिस हमने मान ली ये इस वेक्टर स्पेस की है। और ये दोनों बेसिस किस तरह की होंगी? ऑर्डर्ड बेसिस होंगी। ऑर्डर्ड बेसिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर्ड बेसिस माने x1 x2 xn, ये एक बेसिस दे रखी है। अगर हम इसको, इसमें जो ऑर्डर है ना ये फिक्स रहेगा, यानी पोजीशन फिक्स रहेगी। x2 x1 x3 इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो वो हमारी दूसरी बेसिस हो जाएगी। क्योंकि ऑर्डर बेसिस इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, इसका याद रखना, क्योंकि अगर ये बेसिस बदल गई, यानी कि अगर हमने इनकी पोजीशन बदल दी तो फिर हमारी मैट्रिक्स भी बदल जाएगी, हमारा आंसर जो है वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से ये बेसिस दे रखी हो उसी तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न कब होता है? जब हमें बेसिस क्या दे रखी हो? स्टैंडर्ड। जैसे कि यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें 0,1 और 1,0, ये हमें बेसिस दे रखी है। अब अगर हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं ना तो हम थोड़ा जो है जल्दी में होते, तो हमें ये अचानक से कैसी बेसिस लगती है? स्टैंडर्ड बेसिस लगती है, जबकि ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। स्टैंडर्ड बेसिस हमारी क्या है? b इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। देख रहे हो फ़र्क है ना, दोनों में पोजीशन का फ़र्क है। अगर इससे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा हो और इस बेसिस से अगर हम उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो कुछ अलग आएगी और इससे कुछ अलग आएगी। तो बेसिस को हमें हमेशा गौर से देखना है कि ये हमारी बेसिस किस तरह से दे रखी है, और जिस तरह से दे रखी हो उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमने बी और बी प्राइम इसकी और इसकी बेसिस मान ली रिस्पेक्टिवली वी एन एंड वी एम की। अब हमने क्या करना है कि एक एलिमेंट लेना है x, किसमें? डोमेन में। अब हम देखो कोई भी एलिमेंट अगर डोमेन में लेंगे तो टी एक्स हमारा कहाँ जाएगा? को डोमेन में जाएगा। और वेक्टर स्पेस में अगर हम कोई भी वेक्टर लेते हैं तो वो क्या होता है? वो उसके किसी ना किसी, उसकी जो बेसिस दे रखी होती है उस बेसिस के किसी ना किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे टी एक्स लिया वी एम एफ में। ठीक है, तो इस टी एक्स के लिए हमने मान लिया कि ये स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट टी एक्स इज इक्वल्स टू β1 y1 β2 y2 प्लस डैश 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 प्लस बीटा एम वाई एम। यहाँ तक की तो ये चीज़ें आसान है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। कोऑर्डिनेट वेक्टर्स भी हमने जब ऑर्डर्ड बेसिस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट किए थे। जैसे कोऑर्डिनेट वेक्टर्स क्या होते हैं? x इज इक्वल्स टू a1, यहाँ पे ये x1 हम मान लेते हैं, a2 x2। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 क्या है? बेसिस हैं किसी वेक्टर स्पेस b की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने कोई वेक्टर लिया है x v में तो ये x वेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ तो दिया होगा। जैसे हम अगर R2 की बात करें तो मान लेते हैं ये 3,4 दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वेक्टर दिया होगा उसको पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये बेसिस कुछ ना कुछ दे रखी होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेकर, ये हम आर्बिट्रेरी लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये अननोन टाइप का लग रहा है, देखने में ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ये आसान होता है जब हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि x अगर हमारा दे रखा होगा वेक्टर स्पेस में तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ वेक्टर दे रखा होगा। जैसे हम x को मान लेते हैं 3,4 दे रखा होगा, 5,6 दे रखा होगा। बेसिस भी कुछ ना कुछ दे रखी होगी, या स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी होगी, या फिर कुछ भी बेसिस दे रखी होगी। अब यहाँ पे इसको और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट करके हम निकाल सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर जो है वो क्या आएगा? यहाँ पे ये x1 x2 हमने कहाँ से लिए? इस बेसिस के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b, और यहाँ पे इसी तरह से चलेंगे, यानी x1 का जो कोऑर्डिनेट है उसको सबसे पहले लिखेंगे, x1 का जो स्केलर है a1, और इसके साथ जो स्केलर है इसको हम बाद में लिखेंगे a1 अपॉन a1 a2, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से अगर ये tx जो है वो हमारा इसका एलिमेंट है तो उसको हमने क्या किया? बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, और उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स क्या आ जाएंगे? β1 β2 βm। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ ना कुछ Tx तो हमें डिफाइन कर ही रखेगा और उसको हम इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b जो है वो हमारा क्या है, बेसिस है, x1 x2 x3, और बेसिस क्या होता है, वेक्टर स्पेस का Li सबसेट होता है जो उसको लीनियर स्पैन करे, यानी सबसेट तो होता है। जब सबसेट होगा तो इसका मतलब x1 x2 xn जो है वो कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, Vn में। अब यहाँ पे देखो x जब हमने Vn में लिया था तो Tx लिया, Tx से हम यहाँ आए, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम x1 यहाँ पे लें x1 तो Tx1 इसमें जाएगा, उसके लिए भी हम सेम यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ की, यहाँ पे x1 x2 xn यहाँ पे Vn के एलिमेंट हैं, तो Tx1 हमने इस तरह से लिख लिया, a11 a21 am1, Tx2 हमने किस तरह से लिख लिया, a12 a22 am2। सिमिलरली Txn जो है वो उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इस तरह से a1n a2n amn। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना सबसे आसान होता है। अब ये जो आए ना कॉलम्स, यही कॉलम्स जो हैं वो हमारी वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसके कॉलम्स हैं, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, देन द मैट्रिक्स ऑफ LT विद रिस्पेक्ट टू B एंड B प्राइम इज गिवन बाई T। इसको हम नोटेशन है ये, यहाँ पे B लिखते हैं, यहाँ पे B बार लिखते हैं, यहाँ पे ये जो B है ये डोमेन की बेसिस है और ये कोडोमेन की। सिमिलरली यहाँ पे T B B प्राइम इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, T यहाँ पे ये जो बेसिस ये डोमेन की, ये कोडोमेन की, और ये किसके इक्वल आती है, यानी x1 ये जो बेसिस B दे रखी होगी ना उसका जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन जरूर याद रखिएगा, नहीं तो मैट्रिक्स हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ये Tx1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये Tx2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये Txn के कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो क्या आएंगे, कॉलम में आएंगे, तो ये हमारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसको एग्जांपल से जब कंपेयर करेंगे तो इसका हम जो है आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ये आएगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल हमारा किस तरह से डिफाइन किया हमने, TR2/R, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस तरह से डिफाइन किया, Tx, y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x माइनस वाई। और बेसिस हमने क्या ली, B1 जो ली है वो ली है 1 0 1 1, B1 क्या है इसकी बेसिस, B2 ली है हमने 0 1 1 0, ये किसकी बेसिस है, ये इसकी बेसिस है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि पहला एलिमेंट क्या है 0 फिर 1 है और 1 0, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, T B1 B2। तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, और मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, जैसे कि हमने अभी पिछले जो है अभी हमने सीखा था कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसके x1 के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी Tx1 के कोऑर्डिनेट्स, Tx2 के कोऑर्डिनेट्स और Txn के कोऑर्डिनेट्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और इसको किस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे x1 हमारा क्या है 1 0, तो Tx1 हमने उसको लिखा a11, यहाँ पे 0 1 a21 1 0, चूँकि यहाँ पे T10 कहाँ होगा हमारा, इसमें होगा, और ये भी हमारा वेक्टर स्पेस है, इसके लिए हमें ये बेसिस दे रखी है। तो यहाँ पर ये जो है इसका वेक्टर है, ये हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, इसकी बेसिस के हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा a11 0 1 a21 1 0, ठीक है। यानी हम कहाँ पर पहुँचे, अगर डेफिनेशन में देखें तो हम यहाँ पे पहुँचे। x हमने इसमें लिया, क्या लिया था हमने 1 0, और Tx क्या आया हमारा इसमें आया यहाँ पे, और उसको हमने क्या किया इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिख लिया। अब देखो यहाँ पे तो हमें Tx दे नहीं रखा था, डिफाइन नहीं कर रखा था, हमने सिर्फ मान लिया था कि T ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है Tx, y x प्लस वाई x माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई को क्या हम पुट करेंगे, x को हम 1 पुट करेंगे, y को हम 0 पुट करेंगे, तो T10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 + 0 1 - 0, तो ये आ जाएगा 1 + 0 1 - 0, और इधर क्या आ जाएगा ये 0 a11, और ये आ जाएगा a21 0, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a21 a11, और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा a11 = a21 = 1, यानी दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे a11 और फिर a21, तो ये 1 1 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करें तो इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा था,
लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें 3 स्टेप की और ज़रूरत पड़ी, 2 स्टेप की, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप उसके बाद हमने लिखा था। लेकिन हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तो वहाँ पे हमने इसके बाद डायरेक्टली इसको लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें टी एक्स दे नहीं रखा था तो हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम किस तरह से कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सिमिलरली हम जो है दूसरे वाले वेक्टर के लिए निकाल लेते हैं, यानी x2 के लिए ये क्या है, हमने 1 1 ले रखा है। तो t11 को हमने लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके, इस बेसिस के, ठीक है, जो कोडोमेन की बेसिस दे रखी हो। ये हमने ले लिया a12 0 1 a22 1 0, और यहाँ पे t11 क्या दे रखा है हमारा, x हमारा 1 है, y 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 1 - 1, यानी ये आ जाएगा 1 + 1 1 - 1 इज इक्वल्स टू a22 a12। और यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a12 क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल होगा तो ये 0 आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा तो क्या आएगा 2, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे b प्राइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमने चूँकि b2 ले रखा है तो हम b2 लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएंगे, पहले ये रखते हैं फिर हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पे ये a12 है, a12 हमारा क्या आया 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे। a22 क्या है 2, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे बेसिस के हमें हर एलिमेंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, और हमें जब दोनों यानी सारे जो है बेसिस के एलिमेंट्स के जब कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, इसके चूँकि वो कॉलम्स में आए होंगे तो हम उसको इस तरह से पोजीशन उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में क्या आएगा tx1 का और सेकंड में tx2 का। तो यहाँ पे tx1 का हमारा क्या है 1 1 और tx2 का क्या आया है 0 2। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, ये 1 1 आ जाएगा, ये 0 2 आ जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ये जो मैट्रिक्स मिलती है ये भी हमारा क्या है, एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करता है। ये भी हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये हम इसको सिमिलर बोलते हैं टी के, ठीक है। अब यहाँ पे उसके लिए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जैसे हमने x लिया 3,4 R2 में, तो इसकी इमेज अगर t के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या आएगी t 3,4। यहाँ पे जब हम x को 3 पुट करेंगे, y को 4 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 + 5 4 7 आ जाएगा, और 3 - 4 -1 आ जाएगा। तो ये 7 - 1 आ गया। और अगर हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज आ कंसीडर कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमें इमेज क्या मिलनी चाहिए 7, -1 मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई है वो हमारी क्या है, उसको हमने जो बनाया है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर से बनाया है ना। यहाँ पे पहले हमने उसके जो स्केलर्स निकाले उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर लिए, तो कोऑर्डिनेट से बनाया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा ये हमारे कोऑर्डिनेट्स पे ही वर्क करेगा, यानी पहले हमें जो वेक्टर जिसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी है उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, और फिर हम उसको इसके ऊपर ऑपरेट उस वेक्टर के ऊपर इसको हम ऑपरेट करेंगे, और जो इमेज आएगी वो भी हमारी कोऑर्डिनेट आएगी, और फिर उसको हम उसके जो डोमेन की कोडोमेन की बेसिस दे रखी होगी उसके हम लग के जो है इमेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे x हमने वेक्टर लिया था तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ये क्या आएगा x = a10 b11, हमने मान लिया a और b क्या हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x हमें क्या दे रखा है 3 4 लिख लिया, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a + b, b। और अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें इसको इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो b क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और a + b 3 है और b 4 है, तो a क्या आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे b1 के रिस्पेक्ट में -1 4। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है यानी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको अगर हम एज आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कराएं तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको हम इस पर लिख लेंगे इस तरह से 1 0 1 2। अगर इसको हम एज आ a माने और इसको हम x माने तो ये ax आएगा, और यहाँ पे ये क्या है -1 4। और जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, इसको इसके साथ 8 हो जाएगा, 8 - 1 7 -1 7, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये कोऑर्डिनेट आ गए b2 के रिस्पेक्ट में tx के। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tx = -1 0 1
प्लस 7 1 0। कोऑर्डिनेट्स को मतलब क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं टी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कोऑर्डिनेट अगर ये दे रखा है तो इससे हम इस पे जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे y1 y2 ym क्या है, बेसिस हैं कोडोमेन की। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, इससे हम यहाँ पे गए और जहाँ पे ये 0 1 1 0 जो है ये एलिमेंट हैं बेसिस ऑफ कोडोमेन की। और यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे तो यह हो जाएगा -1 0 1 7 1 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7 -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या आया 7 -1, ये इसकी इमेज आई, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैट्रिक्स को हम एज आ लीनियर ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा VNF दे रखा है और हम जानते हैं कि हर एक वेक्टर स्पेस है उसकी फील्ड के एन टपल के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये FN F के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और यहाँ पे VM जो है वो क्या दे रखा है, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा FM F के। तो यहाँ पे ये जो T था ये हमारा VNF से VMF पे था। लेकिन अगर हम एज अ मैट्रिक्स देखेंगे तो वो हमारा कहाँ से कहाँ होगा, जैसे अगर हम A मान लेते हैं, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है T का, तो ये हमारा इमेज बनाएगा FNF से FMF पे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये भी हमारा लीनियर ऑपरेटर फॉर्म करता है। डायरेक्टली हमें वेक्टर इमेज नहीं देगा लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स दे देगा, और कोऑर्डिनेट्स दे देगा तो किसी ना किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में ही कोऑर्डिनेट्स आए होंगे, तो हम डायरेक्टली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।